नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नदी के किनारे बना हुआ एक खूबसूरत होटल, जहां विदेशी सैलानियों के आने जाने के कारण हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। अच्छी कमाई करने के लिए उस होटल में अच्छे ईमानदार स्टाफ के साथ साथ पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। एक दिन की बात है, अमावस्या की काली रात थी। मैनेजर अपने रूम में था। तभी एक तांत्रिक वहां आया और मैनेजर से बोला, श्रीमान जी, क्या आपके होटल में एक रूम खाली है? मैनेजर ने अपने स्टाफ से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। थोड़ी देर में रजिस्टर देखने पर पता चला कि होटल के सारे रूम भरे हुए हैं, परंतु एक रूम नंबर 13 खाली है। उन्होंने उस तांत्रिक को यह जानकारी बता दी और कहा कि रूम नंबर 13 अक्सर या तो होटल में होता ही नहीं है या फिर उसकी बुकिंग कोई लेता नहीं है, अतः आप चाहें तो वह रूम आपको मिल सकता है। तांत्रिक ने कहा, आप इस रूम को साफ सुथरा कराकर मुझे दे दीजिए। मैनेजर ने ठीक है कहकर उस रूम नंबर 13 को व्यवस्थित कराकर कमरे की चाबी उस व्यक्ति को दे दी और कहा, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिए, रूम नंबर 12 मेरा ही है। तांत्रिक वह चाबी लेकर चला तो उसने मैनेजर से काला धागा, नारियल, नींबू और एक चाकू कमरे में भिजवाने का आग्रह किया। मैनेजर ने उसकी डिमांड को पूरा करते हुए वह सामान उस कमरे तक पहुंचा दिया। रात 12 बजे का समय था। एकाएक रूम नंबर 13 से किसी के चिल्लाने की तेज तेज आवाजें आने लगी। अचानक से आई आवाजों ने मैनेजर की नींद भंग कर दी। वह उठा और कमरे से बाहर आकर देखा तो सचमुच यह आवाजें रूम नंबर 13 से आ रही थी। उसने उस कमरे की डोरबेल बजाई, लेकिन कोई उत्तर न आया। वह लपक कर अपने रूम में चला गया और मास्टर की लेकर रूम नंबर 13 का ताला खोलने लगा, मगर यह क्या, वह लॉक मास्टर से भी नहीं खुल रहा था। चाबी पूरी घूमी मगर नतीजा कुछ नहीं। अब मैनेजर का दिमाग घूमने लगा। वह रात भर सो न सका। प्रातः जाग उठा तो रूम नंबर 13 की ओर लपक कर गया, मगर देखा वहां कोई नहीं था। कमरे की हालत सामान्य ही थी। कोई भी वस्तु उस कमरे में असामान्य रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। उसका सर चकरा गया, मगर क्या करता, वहां तो कोई था ही नहीं। कुछ दिन यूं ही बीते। अगले महीने फिर से अमावस्या की काली रात आई। मैनेजर उन बातों को भूल चुका था। तभी उसने देखा वही तांत्रिक उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है और पास आते ही उसने रूम नंबर 13 वाले कमरे की बुकिंग की इच्छा जाहिर की। मैनेजर ने उसे रूम नंबर 13 की चाबी दे दी। इस बार फिर से उस तांत्रिक ने नींबू, नारियल आदि सामग्री कमरे में भेजने की बात कही। मैनेजर ने उस तांत्रिक की सभी मांग पूरी करते हुए आज रात उस पर निगाह रखने का निश्चय किया। वह जागता रहा। एक बार फिर रात्रि 12 बजे के बाद उस कमरे से तेज तेज आवाजें आने लगी। मैनेजर भागकर उस कमरे के पास गया और उस कमरे के बाहर ही बैठ गया, किंतु थकान के कारण उसे नींद आ गई और वह जब उठा तो तांत्रिक जा चुका था। कमरा खुला हुआ था। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने गेटमैन से जब पूछा तो उसने बताया कि पंडित जी तो थोड़ी देर पहले ही यहां से निकल गए हैं। वह दौड़कर उस कमरे में आया और हर चीज की बारीकी से निरीक्षण किया, मगर इस बार भी उसे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे किसी संदेह की गुंजाइश हो। तब फिर यह आवाजें कैसे और कहां से आती हैं? उसके मन में यह सब जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने निश्चय किया कि वह इस बार उस तांत्रिक से स्वयं ही इस राज के बारे में बात करेगा। समय फिर बीता। वह मैनेजर हर रोज उस तांत्रिक के आने की राह देखने लगा। आज फिर अमावस्या की काली रात थी। मैनेजर को आज उस तांत्रिक के आने और राज जानने की इच्छा प्रबल होने लगी। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। वह होटल में चहलकदमी करने लगा। आखिर कुछ समय बाद
वह तांत्रिक उस होटल में आते हुए दिखाई दिया। एक बार फिर वह तांत्रिक उस होटल में मैनेजर के पास आया और स्वयं उस कमरे को अपने लिए मांगने लगा। मैनेजर ने उसे रूम नंबर 13 की चाबी दे दी। साथ ही उसकी इच्छा अनुसार वह सामग्रियां उसने कमरे में भिजवा दी। आधी रात के बाद आज उसे वही तेज आवाजें और नाचने गाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। आवाजों के आने से मैनेजर का सिर फटा जा रहा था। अब उसने पूरी रात जागने का फैसला किया। वह तो पहले से ही जागा हुआ था और दबे कदमों से उसने अपने मास्टर की से वह कमरा खोलना चाहा, मगर कमरा उससे ना खुला। आज वह फिर कुछ भी जान ना सका। उसने डोरबेल बजाई, मगर कोई उत्तर ना आया। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई प्रभाव ना हुआ। मैनेजर की इस हरकत से आसपास के कमरे वाले सभी लोग जाग गए। उन्होंने मैनेजर से ऐसी हरकत बंद करने के लिए कहा। मैनेजर ने उन लोगों को बताया कि इस कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने और नाचने गाने की आवाजें आ रही हैं। तो उन्होंने उस मैनेजर को कहा, आप सो जाइए, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। यह बात सुनकर वह मैनेजर हतप्रभ रह गया। वह बहुत घबराया। सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वह अब रूम नंबर 13 के सामने अकेला खड़ा रह गया। डर से उसके पसीने छूटने लगे। तभी अचानक से ची ची करके रूम नंबर 13 का कमरा खुला। पर यह क्या, किवाड़ के पास तो कोई नहीं। उसने हिम्मत करके उस कमरे में अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर देखा, सामने तांत्रिक बैठा है, लेकिन फिर किवाड़ अपने आप कैसे खुल गए? वह हवन करने में व्यस्त था। मैनेजर उस तांत्रिक की ओर लपका, तभी कमरे के दरवाजे बंद हो गए। उसने दरवाजे की ओर देखा। अचानक से उस कमरे का डोर लॉक हो गया। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा, मगर उससे दरवाजा ना खुला। उसने मोबाइल से फोन करके अपने स्टाफ को मदद के लिए बुलाना चाहा, मगर सब बेकार। उसका फोन किसी नंबर पर लग ना सका। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। वह पसीने पसीने हो गया। हाथ पैर कांप रहे थे। दिमाग सुन्न हो गया था। थोड़ी देर में वह चक्कर खाकर गिर गया और तांत्रिक ने उसे उठाकर अपने सामने रख लिया। बेहोश मैनेजर उस तांत्रिक के सामने पड़ा था। तांत्रिक कमरे में अकेला बैठा मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक से उसने आंखें खोली। उसकी आंखें ऐसी लाल थी मानो उनमें खून उतर आया हो। उसने एक पल के लिए अपने दोनों हाथ मैनेजर के सीने की ओर करते हुए कुछ मंत्र पढ़े और जोर से सीने पर उनको दे मारा। उसके बाद मैनेजर के मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी और तांत्रिक मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा मानो उसके इशारे का इंतजार कर रहा था। वह खुल गया और तांत्रिक आगे आगे चलने लगा। पर यह क्या, उसके मैनेजर की आत्मा सूक्ष्म रूप में चलती दिखाई दी। मैनेजर का शव वहीं पड़ा हुआ था। रात्रि का समय था। सभी लोग सोए हुए थे। गेट पर गेटमैन तैनात था। उसने तांत्रिक से कुछ पूछने का साहस किया, पर उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, तांत्रिक ने अपनी झोली से कुछ भस्म निकालकर उसकी ओर उड़ा दी। वह शांत मुद्रा में एक बुत बना बैठा रहा, जैसे उसे लकवा मार गया हो, और तांत्रिक वहां से सुरक्षित निकल गया। सुबह होते ही सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, मगर मैनेजर अपने निर्धारित समय पर ऑफिस में जब ना पहुंचे तो होटल के कर्मचारी उनको मिलने उनके कमरे की ओर पहुंचे। पर मैनेजर अपने कमरे में नहीं थे। अलबत्ता उनके रूम का दरवाजा जरूर खुला हुआ था। कर्मचारी ने पास के कमरों को खोलकर पूछने की कोशिश की, मगर वह रूम नंबर 13 नहीं खुला। समय बढ़ता जा रहा था, मगर मैनेजर साहब का कुछ पता ना चला। मैनेजर के अचानक गायब हो जाने की खबर
आनन फानन में मालिक को दी गई। वो अभी किसी अनहोनी की आशंका से जल्द ही अपने होटल पहुंचे। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो वे भौचक्के रह गए। यह क्या, तांत्रिक और उसके पीछे मैनेजर, लेकिन इतने सूक्ष्म रूप में। उन्होंने मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और उन्होंने उसके रूम को खोलने का आदेश दिया। मगर यह क्या, रूम चाबी से ना खुल सका। अधिकारियों ने उस रूम के किवाड़ तोड़ने का निश्चय किया। किवाड़ तोड़ दिए गए। सामने का दृश्य देखकर सभी लोग भौचक्के रह गए। तंत्र मंत्र के सामान के साथ हवन कुंड में राख पड़ी थी। उसके पास में ही मैनेजर का शव पड़ा था। पुलिस को समझते देर ना लगी कि मैनेजर तांत्रिक के द्वारा बलि का शिकार हो गए। उन्होंने उनके शव का पोस्टमार्टम कराने का निश्चय किया और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि मैनेजर के शव को उठाकर पोस्टमार्टम गृह में ले चलो। उनके मातहत कर्मचारी उस शव को उठाने के लिए जैसे ही झुके, वे उस शव को उठा ना सके। वह शव को उठाने का भरसक प्रयास करने लगे, लेकिन सारी मेहनत बेकार। उन्होंने अपने अधिकारी को बताया, सर इसे उठा पाना हमारे बस की बात नहीं। अधिकारी ने कुछ और लोगों को उनकी मदद के लिए आने को कहा, किंतु सब बेकार। सभी लोग मिलकर भी उनके शव को उठाने में अपने को असमर्थ पाने लगे। यह सब देखकर खड़ी भीड़ में डर बढ़ने लगा। साथ ही तमाम चर्चाएं चलने लगी। कोई कह रहा था तांत्रिक नाराज है, कोई कह रहा था तांत्रिक की शक्ति अभी भी यहाँ काम कर रही है। जितने मुंह उतनी बातें। जब उस शव को उठाने के सारे प्रयास विफल हो गए तो पुलिस वाले उस कमरे को सील करके वहां से चले गए। डर से सारा होटल खाली हो चुका था। मालिक ने होटल को कुछ दिनों बंद करने का निश्चय किया, क्योंकि ऐसी हालात में न तो कोई पर्यटक वहां आने को तैयार था और पुलिस की इंक्वायरी का चक्कर अलग से। उन्होंने स्टाफ से कहा, तुम लोग यहाँ ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैयार रहना। कोई भी बात हो तो मुझे सूचना देना और पुलिस का पूरा सहयोग करना। उधर तांत्रिक नदी के पानी पर पैदल चलकर उस आत्मा को लेकर पास के जंगल की एक गुफा में पहुंचा। वहां उसके गुरु का शव पहले से ही रखा हुआ था। उसने उस आत्मा को कुछ इशारा किया और फिर अपने क्रियाकर्म में लग गया। कुछ मंत्र उच्चारण और आहुतियां देने के बाद उसने उस आत्मा को अपने हाथ में उठा लिया और अपने गुरु के शरीर में प्रवेश करा दिया। कुछ ही देर में उस तांत्रिक के गुरु उठ खड़े हुए। तांत्रिक की खुशी का ठिकाना न रहा। जय महाकाल, जय महाकाल की ध्वनि करता हुआ वह अपनी खुशी जाहिर करने लगा और गुरु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके आशीर्वाद से मैं दुनिया का महान तांत्रिक बन जाऊंगा। आदमी को जीवित करना मेरे लिए खिलौने में चाबी लगाने की तरह होगा। मैं जिसकी आत्मा को चाहूं निकालकर दूसरे को पुनर्जीवित कर सकता हूं। दुनिया की तमाम दौलत मेरे कदम चूमेगी। गुरुजी, अब जल्दी से बची हुई विद्या भी मुझे सिखा दीजिए, जिससे मैं ईश्वर बन जाऊं। तभी उनकी ऐसी बातें सुनकर उसके गुरुजी पीछे हटते हुए बोले, तांत्रिक बाबा, मुझे मेरे होटल पहुंचा दो। मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा चाहता हूं। होटल शब्द सुनते ही उस तांत्रिक का दिवा स्वप्न मानो टूट गया। यह क्या बकते हो गुरुदेव? मैं मैनेजर हूं, तुम्हारा गुरु नहीं। तांत्रिक बाबा, मुझ पर रहम करो। यह आप मुझे कहां ले आए? तांत्रिक क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसके लफ्ज मानो उस पर हंस रहे हो, उसे चिढ़ा रहे हो। उसे अपना अभिमान टूटते दिखने लगा। एक ही पल में वह अर्श से फर्श पर आ गिरा। वह चिल्लाया, महाकाल, महाकाल, तूने मेरे साथ धोखा किया। तभी तेज हवा चली और हंसता हुआ महाकाल प्रकट हो गया। महाकाल ने कहा, मूर्ख, तू क्या समझता है? थोड़ा ज्ञान पाकर तो ईश्वर से मुकाबला करेगा। तू तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी शक्तिशाली नहीं है। तू आत्मा को निकालकर शरीर में डालना सीख गया
तो तू क्या समझता है अपने गुरु से बाकी ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तू और तेरे धूर्त गुरु जो संसार में ईश्वर के नियमों को चुनौती देने की सोच रहे थे, देख ले अपना हश्र। ना तेरे गुरु और ना तेरी यह इच्छा पूर्ण हो सकेगी। तू आत्माओं को परिष्कृत करना नहीं सीख सका। तेरे गुरु की आत्मा और ज्ञान ईश्वर के पास है, तू उसे कभी हासिल नहीं कर सकता। तेरा यह ख्वाब अब कभी पूरा ना हो सकेगा। अच्छा है अभी संभल जा और इंसान बनकर लोगों की मदद कर। तू ईश्वर बनने का ख्वाब छोड़ दे। इस मैनेजर की आत्मा वापस इसके शरीर में डाल दे। तेरे गुरु अब तुझे कभी वापस न मिल सकेंगे। तांत्रिक के अरमानों पर वज्रपात हो चुका था। उसे महाकाल की बात समझ आने लगी थी। आज पूर्णिमा की उजली रात्रि थी। तांत्रिक का अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह गर्दन झुकाए अपने को पराजित मानकर होटल की ओर चल दिया। साथ ही उसने मैनेजर की आत्मा को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। उसके आते ही होटल के गेट खुल गए। सभी कर्मचारी उस तांत्रिक को देखकर भयभीत होने लगे और उस तांत्रिक के आने की सूचना अपने मालिक और पुलिस को दे दी। कुछ ही पल में मालिक और पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने तांत्रिक को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस अधिकारी उस तांत्रिक को हथकड़ी लगाने जैसे ही आगे बढ़े, तांत्रिक ने क्रोध भरी दृष्टि उनकी ओर डाली। पुलिस अधिकारी एक बुत की तरह वहीं खड़े रह गए। आसपास के लोगों ने जब उनकी ऐसी दशा देखी तो तांत्रिक की ओर बढ़ने का साहस जुटा न सके। तांत्रिक रूम नंबर 13 की ओर बढ़ा। वहां उसके इशारे से सील हुआ कमरा खुल गया। सामने मैनेजर का शव पड़ा था। उसने इस स्थान पर बैठकर कुछ मंत्रोच्चारण किया और उस आत्मा को पुनः मैनेजर के शरीर में डाल दिया। मैनेजर उठ खड़ा हुआ और तांत्रिक को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ा और समय याचना करने लगा। तांत्रिक बिना कुछ बोले वहां से उठा। उसे किसी का भय नहीं था। अब उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। उसकी गर्दन ऊंची थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय महाकाल, जय महाकाल। उसकी पुकार सुनते ही महाकाल तुरंत वहां उपस्थित हो गया। तांत्रिक ने महाकाल के चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। तांत्रिक होटल से बाहर निकलकर मानव हित का निश्चय करते हुए चल दिया। चंद्रमा की धवल चांदनी की भांति अपनी शक्तियों को संजोए शीतल स्वच्छ निर्मल चांदनी की तरह लोकहित में उन्हें बिखेरने के लिए मानव हित की अनंत यात्रा पर। जय महाकाल।